स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडो का स्कंदन या अवक्षेपण। देखो, इसके हमारे दो टॉपिक रह गए थे जो लास्ट, आज हम उसको कवर करने वाले सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत अपघटन के योग से। अब बात आती है कि विद्युत अपघटन के योग से का क्या मतलब है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मान लो हमारे पास क्या है, AgI है। अब AgI जो है, इसके चारों तरफ या तो प्लस आयन होता है या फिर इसके चारों तरफ क्या होता है, माइनस आयन। ठीक है, मान लो इसके चारों तरफ क्या है, Ag+ है। अब जब तक इसके चारों तरफ Ag+ रहेगा, क्या इसका अवक्षेपण संभव है? नहीं है, क्योंकि ये इसको स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। ये हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और वो भी बहुत ही अच्छे से। अब बात आती है कि हमें करना है इसका स्कंदन या फिर इसका अवक्षेपण। अगर हमें इसका अवक्षेपण करना है तो हमें इसके साइड वाले जो आवेश होते हैं, चाहे वो आपके धनावेश हो या फिर चाहे वो आपके ऋणावेश हो, उनको नष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इनको नष्ट कैसे किया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं बाहर से विद्युत अपघट्य के रूप में माइनस चार्ज मिलाती हूँ, क्या मिलाती हूँ, माइनस चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिला दूँ इसमें H2SO4 या फिर मैं इसमें मिला दूँ H2SO4 मिलाते हैं या फिर अपने HCl मिलाते हैं या फिर अपने H3PO4 मिला दे, मतलब अगर हम इनमें से कोई सा भी विद्युत अपघट्य अगर इसमें मिलाते हैं तो मिलाने के कारण क्या होगा कि इनकी जो ऋणायन होंगे वो इसके धनायन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जैसे ये खत्म करेंगे वैसे ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। यानी आपके कोलाइड जो होंगे, इनके चारों तरफ किसी प्रकार का आवेश नहीं रहेगा। अगर इसके चारों तरफ किसी प्रकार का आवेश नहीं रहेगा तो आपका जो कोलाइड कण है उनका अवक्षेपण शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये आपके पास क्या है, कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण के चारों तरफ क्या है, आपके Ag+ आयन है और इस Ag+ आयन को निरस्त करने के लिए आपने H2SO4 मिला दिया, HCl मिला दिया। H2SO4 में से ऋणायन कौन सा हो जाएगा आपका, SO4-2, या फिर HCl में से ऋणायन कौन सा होगा आपका, Cl-। तो ये जो आपके आयन बनेंगे ये क्या करेंगे, इस धनायन को निरावेशित कर देंगे, यानी इस चार्ज को खत्म कर देंगे। ये चार्ज खत्म होते ही दूसरा AgI इस AgI से चिपक जाएगा और उनका अवक्षेपण हो जाएगा। तो देखो, टॉपिक क्या है, विद्युत अपघट्य के योग से। अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य के योग से, तो अब इस थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कोलाइडी कणों का आवेश बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाकर खत्म किया जाता है। यही था जो मैंने समझाया, वही है कि कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है वो बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसको खत्म किया जाता है। इसको खत्म कर देंगे तो उसका स्कंदन या अवक्षेपण हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं हार्डी-शुल्ज़े नियम से। देखो, हार्डी-शुल्ज़े नियम क्या कहता है, हार्डी-शुल्ज़े नियम कहता है कि आयन जितना ज्यादा सक्रिय होगा स्कंदन उतनी ही आसानी से होगा। अब मान लो यहाँ पर मैंने एक और ले लिया H3PO4, मैंने क्या ले लिया, एक और H3PO4। अब H3PO4 के अंदर ये PO4-3 आयन होता है, ठीक है क्या। अब देखो, इस चीज को समझना, हार्डी-शुल्ज़े का नियम जो है ना वो इसी पे डिपेंड है। इसको समझ गए तो हार्डी-शुल्ज़े का नियम समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपके पास 3 क्या है, ऋण आयन है। एक तो है PO4-3, एक तो है आपके पास PO4-3, एक है आपके पास SO4-2 और एक है आपके पास Cl-। अब बात आती है कि जो आपका विद्युत अपघट्य आप मिला रहे हो वो जितना ज्यादा सक्रिय आयन होगा वो उतनी ही आसानी से आपके जो आवेश होते हैं कोलाइडी कणों के ऊपर उनको खत्म करेगा। देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि इन तीनों में से, समझना इस चीज को, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सक्रिय आयन कौन सा है। तो सक्रिय आयन से मतलब है जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा सक्रिय आयन होगा। अब यहाँ पर जो है PO4-3 है और यहाँ पर Ag+ है, तो अगर मेरे को इस PO4-3 से अगर आवेश को खत्म करना है तो एक PO4-3 3 Ag+ को खत्म करेगा।
अगर मैं बात करूं SO4 - 2 के बारे में, तो एक SO4 - 2 2 Ag+ को खत्म करेगा, और अगर Cl- की बात करूं तो एक Cl- एक Ag+ को खत्म करेगा। कहने का मतलब ये है, आयन जितना ज्यादा सक्रिय होगा स्कंदन उतनी ही आसानी से होगा। अब इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय आयन आपको क्रम पता चल रहा है बिल्कुल कि सबसे ज्यादा सक्रिय आयन के रूप में आपका PO4 - 3 है, उससे कम SO4 - 2 है, और सबसे कम सक्रिय आयन के रूप में क्या है, Cl- है। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। अगर इसी प्रकार से धनायन का क्रम दे दिया जाए, मान लो आपके पास जो अवक्षेप है, अगर मान लो आपके पास जो कोलाइडी कण है, इसके चारों ओर माइनस चार्ज है, चारों ओर क्या है, ऋण आयन है। अगर ऋण आयन है तो उस कंडीशन में आपको इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, कोई विद्युत धनी अपघट्य। ठीक है, अगर धन विधि की बात करें तो Al+3, ठीक है, Mg+2, Na+, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब ये माइनस वाला है तो यहाँ पर हमें धनायन लाना पड़ेगा ताकि हम इनके कारण इसको उदासीन कर सके। ठीक है, अब बात आती है कि अब इनमें सक्रिय आयन कौन सा होगा, तो आपको पता लग रहा है कि Al+3 का एक आयन 3I- को खत्म कर देगा। तो सक्रिय आयन सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, Al+3। उससे कम कौन सा हुआ, यहाँ पर Mg+2 का एक आयन 2I- को खत्म कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा Mg+2। और सबसे लास्ट में Na का एक आयन I के एक आयन को खत्म कर देगा, तो हो जाएगा Na+। समझ आ रही है बात। तो ये हार्डी-शुल्जे का नियम था। उनका कहना था कि आपका आयन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सक्रिय आयन होगा, वो उतनी ही आसानी से विद्युत अपघट्यों की, मतलब अपने बोल सकते हैं कोलाइडी कणों का स्कंदन कर सकेगा। समझ आई बात। तो अब हम बात करते हैं हार्डी-शुल्जे के नियम को। हार्डी-शुल्जे का नियम और आपका विद्युत अपघट्य का योग बिल्कुल इजी है। देखो, विद्युत अपघट्य के योग में तो आपने सीधे करके हमने विद्युत अपघट्य के रूप में इसे मिलाया, और इसके कारण आवेश खत्म हो जाएंगे और आपका स्कंदन हो जाएगा। हार्डी-शुल्जे का नियम सक्रिय आयन को परिभाषित करता है। आयन जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना ही आसानी से उसका स्कंदन होगा। मेरे हिसाब से अब तो आपको अंतर बिल्कुल पता चल गया होगा। अब देखो इसने क्या बोला है, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेशित आयन वाले, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेशित आयन वाले। ठीक है, समझ आ रही होगी बात। स्कंदन में प्रभावी होते हैं। अगर आप ये धनायन है, बाहर से धनायन मिलाओगे तो क्या वो उसको स्कंदित कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो विपरीत आयन होना बहुत जरूरी है। आयन की स्कंदन क्षमता सक्रिय आयन के आवेश के समानुपाती होता है। सक्रियण क्षमता किसके समानुपाती है, आयन के आवेश के समानुपाती है। आवेश जितना ज्यादा होगा सक्रिय आयन जो है उतने ही ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा सक्रिय आयन बनेंगे उतना ही ज्यादा आसानी से आपके कोलाइडों का अवक्षेपण या स्कंदन हो जाएगा। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडों का रक्षण। देखो, अभी तक तो हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कोलाइडों का शुद्धिकरण हो गया, कोलाइडों का वर्गीकरण हो गया, कोलाइडों का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कोलाइडों का स्कंदन या अवक्षेपण, कोलाइडों के गुणधर्म, काफी सारे टॉपिक हो चुके कोलाइडों के। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडों का रक्षण, यानी कोलाइड को, पहले तो ये था भाई कोलाइड को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, कैसे कोलाइडों का अवक्षेपण कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो है कि कोलाइडों का कैसे रक्षण किया जा सकता है, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उन्हें स्कंदित होने से बचाया जा सकता है। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोलाइडों का रक्षण। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कोलाइडों का रक्षण। देखो, कोलाइडों का रक्षण अगर आप लोगों ने समझना है तो इससे पहले आपको द्रव स्नेही और द्रव विरागी कोलाइडों के बारे में पता होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक तो होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड, एक होता है आपका द्रव स्नेही, जिसे अपने क्या बोलते हैं, द्रव विरागी भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना भाई, इसको एक जगह पे नाम द्रव रागी, सॉरी, एक तो जगह नाम आ सकता है द्रव रागी, एक जगह नाम आ सकता है द्रव स्नेही, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब बात आती है, एक तो होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है आपका द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड। ठीक है, बात आती है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड में क्या अंतर है।
जिसमें परिक्षिप्ति अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण हो। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, जिसमें आकर्षण होता है परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य, वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। ठीक है, बात आती है, एक होता है आपका द्रव विरागी या फिर इसको अपने द्रव विरोधी भी बोलते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए ना तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब द्रव विरागी और द्रव विरोधी में क्या होता है कि इसमें परिक्षिप्ति अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। मैं सीधे लिख देती हूँ, आकर्षण नहीं होता। आप समझ जाना, आकर्षण नहीं होता। ठीक है, चलो ये तो होगी नॉर्मल बात। अब बात आते हैं कि भाई कोलाइडों का रक्षण जो टॉपिक है, इसको अगर समझे तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रक्षी क्रिया क्या होती है, कोलाइडों का रक्षण होता कैसे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है, अगर हम बात करें द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में, तो द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है कि जिसमें परिक्षिप्ति अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण है। अब अगर दोनों के बीच में आकर्षण है तो कोलाइड बहुत आसानी से बनेगा, और कोलाइड जो बनेगा वो स्थायी अवस्था में होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण है ना, तो आकर्षण के कारण जो कोलाइड बन रहा है वो ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन द्रव विरोधी में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण नहीं है। जब कोई आकर्षण ही नहीं होगा तो जैसे ही इसमें मैं थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य बाहर से मिला दूंगी, इसका बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है या अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके समझा रही हूँ, आप समझ रहे इस चीज को कि मान लो आपके पास जो एक तो ये सॉल्यूशन, एक तो है द्रव स्नेही का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये द्रव स्नेही कोलाइड है, और एक आपके पास है द्रव विरोधी कोलाइड। एक आपके पास क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। अब इसमें क्या है आपके, ये आपका परिक्षेपण माध्यम है, और इसमें ये क्या है आपका परिक्षेपण माध्यम है। यहाँ पर आपकी परिक्षिप्ति अवस्था के रूप में ये आपकी क्या है, परिक्षिप्ति अवस्था। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना, और यहाँ पर परिक्षिप्ति अवस्था के रूप में ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या समझाना चाहती हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। द्रव स्नेही कोलाइड में मैंने आपको क्या बताया, परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण है। आकर्षण होगा तो ये कोलाइड बना लेंगे। कोलाइड बना लेंगे तो जब इनका गुण कोलाइड बनाने का है, तो जो ये कोलाइड बना रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा स्थायी रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी परिक्षिप्ति अवस्था है, इसके चारों ओर परिक्षेपण माध्यम जो होता है एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। समझना इस चीज को, इस तरीके से चारों ओर किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, ताकि इन जो आपके कोलाइडिकल जो बन रहे हैं इनका स्कंदन ना हो सके। समझ आ रही है बात। द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड में आकर्षण पाया जाएगा, किन में, परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में। आकर्षण होगा तो इनका काम क्या है, कोलाइड बनाने का है। अब ये इन्होंने कोलाइड बना लिया, अब ये कोलाइड बना रहे हैं, इनका काम ही कोलाइड बनाने का है, तो ये एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि उस कोलाइड को ये स्थायी बनाए रखें। इस कारण द्रव स्नेही कोलाइड में जो आपके कोलाइड बनते हैं वो स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि परिक्षिप्ति प्रावस्था के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम जो है वो रक्षी क्रिया के रूप में कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में, तो द्रव विरोधी कोलाइड में आकर्षण ही नहीं है। जब द्रव स्नेही कोलाइड की बात करें तो उसमें आकर्षण था,
वो दोनों पास पास रहना चाहते थे, वो दोनों पास पास रह रहे थे और खुश थे। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में क्या है कि वो दोनों में मतलब जो आपकी परिक्षिप्त अवस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। जब कोई आकर्षण ही नहीं होगा तो क्या आपके कोलाइड स्थायी होंगे? सीधी सी बातें नहीं होंगे। अगर बीच में मैंने इनमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दी, विद्युत अपघट्य। देखो विद्युत अपघट्य मैं इधर भी मिला रही हूँ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर दोनों के मध्य आकर्षण होने के कारण एक छोटा मोटा विद्युत अपघट्य इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या मिला रही हूँ, विद्युत अपघट्य, ठीक है। जैसे मैंने विद्युत अपघट्य मिलाया, विद्युत अपघट्य मिलाने से इन परिक्षिप्त अवस्थाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम ने इसके चारों तरफ इसको रक्षी क्रिया के रूप में प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब बात आती है द्रव विरोधी कोलाइड की। तो द्रव विरोधी कोलाइड में अगर मैंने विद्युत अपघट्य मिला दिया, विद्युत अपघट्य मिलाने के कारण, आप समझ जाना, पूरा नहीं लिखा गया यहाँ पे, विद्युत अपघट्य मिलाने के कारण क्या होता है, वैसे भी इनमें आकर्षण नहीं था, अब कोई बहाना मिल गया दूर जाने का तो ये दूर जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो वहां पर क्या होता है कि आपके परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण नहीं है। जैसे ही मैं विद्युत अपघट्य मिलाऊंगी तो बड़ी मुश्किल से हमने इनको स्थायी बना के रखा था, बाहर से विधियां लगा लगा के इनको हम स्थायी बना रहे थे, लेकिन विद्युत अपघट्य मिलाते ही इनको बहाना मिल गया अलग होने का, तो ये अलग हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, इनका बहुत आसानी से स्कंदन हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर इनका स्कंदन हो जाएगा तो क्या किया जाए। अगर इनका स्कंदन हो जाएगा तो द्रव विरोधी कोलाइडों में स्कंदन बहुत आसानी से होगा, कोई आकर्षण नहीं है, विद्युत अपघट्य मिलाया, स्कंदन हो गया। अब क्या किया जाता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, आपका द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो अब यहाँ पर भी क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा, और ये जो आपका प्रोटेक्शन लेयर होगा वो क्या करेगा, इनका स्कंदन नहीं होने देगा। समझ आई बात? दोबारा सुन ले कि द्रव स्नेही कोलाइड था, उनमें स्कंदन नहीं हो रहा था, द्रव विरोधी कोलाइड था, उनमें स्कंदन बहुत आसानी से हो रहा था विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद। लेकिन हमने इसको स्थायी बना के रखना है, तो क्या किया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड इसमें मिला देंगे, तो द्रव स्नेही कोलाइड अपना प्रभाव यहाँ पे भी दिखाएगा, और जिस कारण से द्रव विरोधी कोलाइड जो है इसके चारों तरफ क्या होता है, रक्षी परत के रूप में इस तरीके से आवरण बन जाता है और इनका स्कंदन नहीं होता, और इसी को हम द्रव मतलब रक्षी क्रिया कहते हैं, और इसी को हम कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। अब इस पॉइंटों को अच्छे से समझते हैं, क्या क्या बोल रहा है सब समझ आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड से अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं, आकर्षण है, ऑब्वियस सी बात है स्थायी होगा, और द्रव विरोधी में प्रतिकर्षण है, यानी आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण की बात है, अपने बोल सकते हैं, तो इनमें ये स्थायी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो इसमें क्या बोला है, सुनना, द्रव स्नेही कोलाइडों में द्रव विरोधी कोलाइडों के रक्षण का अद्वितीय गुण पाया जाता है। यही मैंने समझाया आपको कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें रक्षण कौन कर रहा है, द्रव स्नेही, यानी मैं बोल सकती हूँ द्रव स्नेही कोलाइडों का द्रव विरोधी कोलाइडों में रक्षण का अद्वितीय गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है, जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर एक परत बना लेती है। द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर ये क्या बना लेती है, एक परत बना लेती है, एवं विद्युत अपघट्य से उनकी रक्षा करती है, और बाहर से आ रही विद्युत अपघट्य से इनकी रक्षा करती है ताकि इसका स्कंदन ना हो जाए। नेक्स्ट बोल रहा है, इन द्रव रागी यानी द्रव स्नेही कोलाइडों को रक्षी कोलाइड कहते हैं, एवं इसके प्रभाव रक्षी क्रिया कहलाती है। क्लियर बात? रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं, तो द्रव स्नेही यानी द्रव रागी कोलाइडों को क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड कहा जाता है। अब यहाँ तक मेरी समझ आ गया होगा, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। इसके बाद हमारा जो इसमें टॉपिक रह जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है गोल्ड संख्या। ठीक है, तो हम गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे गोल्ड नंबर के बारे में, यानी स्वर्ण संख्या के बारे में। देखो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्वर्ण होता है उसका जो स्कंदन हो जाता है, स्वर्ण का यानी गोल्ड का जो स्कंदन हो जाता है
उस स्कंदित को कैसे रोका जा सकता है और किस पदार्थ की कितनी मात्रा मिलाकर रोका जाता है, वो उसका गोल्ड नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास इस तरीके से एक परख नली है। ठीक है, अब इस परख नली में आपने क्या मिला रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपने इसमें मिला रखा है गोल्ड का, मतलब अपने बोल सकते हैं कोलाइड। ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं गोल्ड सॉल। और गोल्ड सॉल यानी गोल्ड का जो कोलाइड है, कोलाइडी विलयन आप कैसे प्राप्त करोगे, तो ये आपको पता ही है कैसे। हमने ब्रेडिंग आर्क विधि से हमने कोलाइड विलयन तैयार किया था। कोलाइड कण तैयार किए थे, किसके तैयार किए थे, तो गोल्ड का तैयार किया था। आप किसी भी धातु का कर सकते हो, फिलहाल हमें गोल्ड का चाहिए और हमने वहां पे गोल्ड का तैयार किया था। वो प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। हमने धातु लिए थे, 2 इलेक्ट्रोड स्वर्ण के लिए थे, बहुत तेज उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, वो पिघल गया था और उसके बाद कोलाइड। सारा प्रोसेस आप जो है पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का सॉल है। ठीक है, अब इस गोल्ड के सॉल के अंदर ये गोल्ड का अपने बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन है। तो अब इस कोलाइडी विलयन में अगर आपने 10% NaCl मिला दिया, ठीक है, 10% क्या मिला दिया, NaCl, जो आपका 1 ml होना चाहिए टोटल। 10% NaCl को अगर वो पूरा 1 ml का हो तो इसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। देखो दोबारा सुनना, आपके पास क्या है, गोल्ड सॉल है, यानी अपने बोल सकते हैं सोने का कोलाइडी विलयन है। अभी सोने के कोलाइडी विलयन में आपने 10% NaCl मिला दिया और वो 10% NaCl टोटल भार कितना उसका 1 ml है। जैसे आप इसको इसमें मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, सोने का स्कंदन हो जाएगा। अभी इसका स्कंदन हो गया, हम तो टॉपिक पढ़े रक्षी कोलाइड। तो अब बात आती है कि भाई इसकी रक्षी कोलाइड कैसे की जाती है, मतलब इसको स्कंदित होने से कैसे बचाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अब इसमें कुछ मिलीग्रामों में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, मिलीग्रामों में। मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, इसमें मिलीग्रामों में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, आपका द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है। और अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, द्रव स्नेही कोलाइड है तो द्रव स्नेही कोलाइड का क्या काम है, इसको स्कंदित होने से बचाने का है। ठीक है, दोबारा सुन ले कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। रक्षी कोलाइड के मिलीग्रामों में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड के, ये क्या है आपका, जो हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला रहे हैं वो आपका रक्षी कोलाइड है। ये आपका क्या है, रक्षी कोलाइड है। अब सुनिए, रक्षी कोलाइडों में मिलीग्रामों में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में मिलाने पर 10 ml, यहाँ पे जो आप गोल्ड ले रहे हो ये आपका कितना है, 10 ml। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि ये आपने कितना ले रखा है, 10 ml। अब देखो सारी चीज है ना मानक है, यानी सभी के मान जो है ना वो कितने हैं आपके फिक्स है, उस फिक्स मान के अंदर ही आप गोल्ड संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बात आती है कि गोल्ड सॉल जो है, यानी जो कोलाइडी विलयन है गोल्ड का, वो आपने लिया है 10 ml। अब इस 10 ml के अंदर अगर आपने 10% NaCl मिला दिया, यानी 1 ml NaCl मिला दिया, तो इसका हो जाएगा स्कंदन। लेकिन हमें इसको स्कंदन से बचाना है, और स्कंदन से बचाना है तो आप इसमें क्या करोगे, मिलीग्रामों में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दोगे, जो इसके रक्षी कोलाइड कहलाएंगे। और ये रक्षी कोलाइड NaCl के मिलाने के बावजूद भी गोल्ड को स्कंदित होने से बचाने का कार्य करेगा। तो देखना यहाँ पर, रक्षी कोलाइडों के मिलीग्रामों में वह मात्रा जिससे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में मिलाने पर 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में मिलाने पर 10% NaCl 1 ml विलयन द्वारा स्कंदन रोका जा सकता है। पहली लाइन देखो, रक्षी कोलाइडों की मिलीग्राम में वह मात्रा। ठीक है, अगर रक्षी कोलाइडों की मिलीग्रामों की वह मात्रा की बात करें, जो आपका 10 ml कोलाइडी विलयन के 10% NaCl 1 ml विलयन को मिलाने पर इसके स्कंदन को बचाया जा सकता है। अब बात आती है कि मान लो यहाँ पे अगर जिलेटिन या फिर अलग अलग पदार्थ है, इन पदार्थों को अगर इतनी मात्रा में मिलाया जाता है तो ये मान इसका गोल्ड संख्या कहलाता है। मैंने अभी कहा है मिलीग्राम में मात्रा, अब वो मिलीग्राम में मात्रा जो है वो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग है। जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो इतना है, सोडियम कैमिनेट का इतना है,
हीमोग्लोबिन का इतना है, एरेबिगोन का इतना है, मतलब सभी के फिक्स मान होते हैं कि अगर आपने इतने गोल्ड सॉल्ट के अंदर जिसमें 10% NaCl ml विलेन है, इसमें अगर आपने जिलेटिन की इतनी मात्रा मिला दी तो जिलेटिन की ये मात्रा यहाँ पर क्या कहलाएगी, गोल्ड संख्या कहलाएगी, जो इसको स्कंदित होने से बचाने का कार्य करती है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। तो हमारा जो रक्सी कोलाइड वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। और अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि तैयारी अभी से शुरू करोगे तभी आप लास्ट तक अपना बेस्ट जो है दे सकोगे पेपर में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।